में हमारे पास ये ल्यूमेन है, सही है। और ये बेसोलैटरल सरफेस है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं साइड पे। अच्छा, अब हमारे पास फ़िल्ट्रेट में क्या-क्या सब्सटेंसेस आएँगे, ये बताएँ मुझे? फ़िल्ट्रेट में हमारे पास एक आएगा सोडियम, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ़ॉस्फ़ोरस, ठीक है, वाटर तो रह ही गया वाटर। उसके अलावा आप कह लो ग्लूकोज़ ग्लूकोज़ और क्लोराइड, ठीक है? तो क्लोराइड, ये सारे सब्सटेंसेस फ़िल्टर होके आते हैं, इन सबको हमने रीअब्ज़ॉर्ब करवाना है। इसके अलावा एक बहुत अहम सब्सटेंस हमने मिस कर दिया, बाइकार्ब। लेकिन बाइकार्ब ना मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, बाइकार्ब की रीअब्ज़ॉर्प्शन। इसके अलावा बाकी इन सब की रीअब्ज़ॉर्प्शन हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो आपको पता है कि इस साइड पे लगे होते हैं सोडियम, पोटेशियम, एटीपीएस, सही है? और वो क्या करेंगे, वो सोडियम को बाहर फेंकेंगे, ऐसे ही है? और पोटेशियम को अंदर। सोडियम की कंसंट्रेशन सेल में कम हो जाएगी। एज़ अ रिज़ल्ट जो सोडियम है ना, वो इधर को मूव करेगा। अच्छा, बल्कि इससे भी पहले आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, 2 तरह की ट्रांसपोर्ट होती है। एक होती है ट्रांससेल्युलर, ठीक है? एक होती है ट्रांससेल्युलर जो सेल के अंदर से होगी, और एक होती है पैरासेल्युलर जो सेल के दरमियान से यहाँ से होगी, ठीक है? तो ये 2 तरह की ट्रांसपोर्ट है। ये सब सब्सटेंसेस बाज़ ट्रांससेल्युलर से मेजरली मूव करते हैं, बाज़ जो पैरासेल्युलर रूट से मेजर मूव करते हैं। तो ये 2 तरह के रूट्स हैं। अच्छा, हम सोडियम की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि जो सोडियम है वो सेल के अंदर जाना चाहेगा, उसके लिए इधर भी इस साइड पे भी ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं। ये सोडियम, पोटेशियम, आप कह लो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, कुछ सोडियम अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्टर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स। अब होगा ये कि सोडियम जाएगा, साथ में वो अपने पास आप कह लो कि ग्लूकोज को भी साथ लेके जाएगा। ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट आ गया। इसी तरह सोडियम जाएगा और साथ में अपने साथ अमाइनो एसिड्स को भी, लाइक अमाइनो एसिड्स को भी साथ लेके जाएगा। ऐसे ही है। तो इस तरह ट्रांसपोर्ट करेंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, और ना इस साइड पे भी लगे होते हैं इनके मतलब ग्लूकोज के लिए ना, यहाँ पे कैरियर होते हैं जो ग्लूकोज को फिर ब्लड में भेज देते हैं। इसी तरह आप जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके लिए भी कैरियर लगे होते हैं जो कि अमाइनो एसिड्स को ब्लड में भेज देते हैं। तो इस तरह ग्लूकोज भी चला जाएगा, सोडियम भी चला जाएगा। अब जब ये सब चीजें यहाँ से फ्लो करके जा रही होंगी जो अपर अपर पोर्शन है ना प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, यहाँ से ग्लूकोज और मेजरली अमाइनो एसिड्स वगैरह ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, सही है। लेकिन जो अपने पास नीचे वाला पोर्शन है, डिस्टल पोर्शन है, उसके अंदर से क्लोराइड मेजरली जाएगा, ठीक है। जी, तो इस तरह करके हमारे पास ये मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, फॉस्फेट है, ये और क्लोराइड है, ये ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे अक्रॉस द ये विया ट्रांससेलुलर रूट, सेल्स के अंदर से ना ट्रांससेलुलर रूट्स, और बाद में ये लोग यहाँ से अपना इस साइड से ब्लड में चले जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ तक तो सिंपल चीज़ है कि, और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स ये प्रेफरेबली पहले एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो क्लोराइड है ये बाद में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अब हम लोगों ने देखना है, अब डेफिनेटली आप देख रहे हो सारी चीजें जो है ये निकल निकल के ल्यूमेन से कहाँ जा रही हैं, साइड पे जा रही हैं। एज ए रिजल्ट ल्यूमेन में कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना, मतलब इन चीज़ों की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और साइडों पे ज़्यादा हो जाएगी। और आपको पता है जो सोडियम जब मूव करता है तो साथ में ही पानी को भी खींचता है, वाटर को ड्रैग करता है। तो अब जो वाटर है ना, इनका पीछा करते-करते वाटर के लिए ना यहाँ रास्ते होते हैं, उन्हें कहते हैं एक्वापोरिन्स, ठीक है? वाटर या तो इन रास्तों के ज़रिए फ्लो करता हुआ सॉल्यूट्स के साथ-साथ चला जाएगा, या फिर वाटर जो है ना इधर अपने पास पैरासेल्युलर रूट के साथ भी जा सकता है, ठीक है? और वाटर जब खुद जाता है ना, तो ये साथ में कुछ सोल्यूट्स को भी ड्रैग करता हुआ ले जाएगा।
सही है? तो मतलब जिस तरह के कुछ ग्लूकोज़, कुछ अमाइनो एसिड इस वाटर के साथ पैरासेल्युलर रूट के थ्रू भी जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ना ये चाहता हूँ कि आप 3 को और याद रखें। एक आप याद रखें पोटेशियम, ठीक है? जो सेल्स के अंदर पोटेशियम है वो भी पैरासेल्युलर रूट के साथ के थ्रू चला जाएगा इस तरह। दूसरा आप याद रखें कैल्शियम, कैल्शियम भी इस तरह चला जाएगा। और लास्ट आप याद रखें मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी पैरासेल्युलर रूट को फॉलो करता हुआ चला जाएगा इस पानी के साथ, ठीक है? तो इस तरीके से मेजरली ये सब चीज़ें ह्यूमन से रीअब्सॉर्ब हो जाएँगी। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन-सी चीज़ कितने परसेंट रीअब्सॉर्ब होती है। अच्छा, आसानी के लिए मैंने सब कुछ वो इरेज़ कर दिया, हम लोग सिर्फ़ एक-एक की बात करेंगे। हम बात करते हैं एसिड डायरेक्ट सोडियम की। सोडियम कितना परसेंट रीअब्सॉर्ब होता है? 2/3 रीअब्सॉर्ब हो जाता है, 100 का 2/3 मतलब 65 या 67% कह लो, 2/3 सोडियम। अच्छा, इसके साथ वाटर कितना वाटर भी आपको मैंने बताया था, 2/3 वाटर मतलब 67%। अच्छा, अब आप बताओ ग्लूकोज़ कितना? ग्लूकोज़ बल्कि तो लिखते रहते हैं, वाटर और सोडियम। ग्लूकोज़ कितना? ग्लूकोज़ 100% सही है। उसके अलावा अमाइनो एसिड्स कितने? 100%। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताएँ जो फ़ॉस्फ़ेट है वो कितना? ये फ़ॉस्फ़ेट जो है, फ़ॉस्फ़ेट कितना? फ़ॉस्फ़ेट ऑलमोस्ट 85% तक ना प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल में रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है, ठीक है? इसको थोड़ा-सा ना बाद में भी डिस्कस करेंगे। जो हमने फ़ॉस्फ़ेट की चैनल डिस्कस किया था, सोडियम पोटेशियम को-ट्रांसपोर्टर जो मैंने यहाँ करके बनाया था, यहाँ बनाया था, तो उनको ना मैं थोड़ा-सा बताता हूँ। असल में ना ये हार्मोनल हार्मोनल रेगुलेशन भी होती है यहाँ पे फ़ॉस्फ़ेट की, वो ज़रा बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा 85% फ़ॉस्फ़ेट मैग अब अपने पास आ गया कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक है? कैल्शियम जो जा रहा था मेजरली ये अपना इस रूट से पैरासेल्युलर रूट से ना कैल्शियम ये होगा उसी तरह जितना अपने पास सोडियम वाटर हो रहा है ठीक है और पोटेशियम पोटेशियम भी जितना सोडियम वाटर हो रहा है 7% ठीक है और लास्टली एक मैग्नीशियम रह गया मैग्नीशियम आपको मैं बताऊं तो हम मैग्नीशियम को यहाँ से निकाल लेते हैं मैग्नीशियम जाता है सिर्फ 20% असल में मैग्नीशियम की मेजर जो होती है ना रीअब्जॉर्प्शन होती है लूप फैमिली में तो अब अगर अगर हमें इसे याद करना हो तो किस तरह याद करें सिंपल से तरीकाकार है जो अपने पास है ये एक मिनट जो है हमारे पास जी जो ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड है ये तो 100% होंगे ठीक है सिर्फ फॉस्फेट और मैग्नीशियम का याद कर लें फॉस्फेट है 85% मैग्नीशियम है 20% कैसे याद कर लें जो मैग्नीशियम है ना उसकी आगे जाके भी होनी है उसकी लोपोफैलिनी में भी ना मेजर वहां से होनी है इसलिए यहाँ से कम होता है और फॉस्फेट की कैसे याद करें जो फॉस्फेट है ना उसकी जितनी भी होनी है वो प्रोक्सिमल कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल में होनी है इसके बाद जितना भी आगे जाएगा ना वो सारा जाया जाएगा तो 85% यहाँ जो होगी होगी अगला जो 50% है ना वो यूरिन में जाएगा तो इन दो को आप इस तरह याद कर लें इसके अलावा बाकी जितने भी है ना कैल्शियम है पोटेशियम है सोडियम है वाटर है ये सारे 67% में 2/3 अपने जितना फिल्टर हुआ था 2/3 उसका ना रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे यहाँ तक समझ आ गई कोई मसला अच्छा और क्लोराइड भी मतलब रीअब्सॉर्ब हो जाता है साथ में उसके लिए मेजर इतना नहीं पूछते कितने परसेंट क्या चीज़ है तो बस वो भी साथ में ना सेकंड पार्ट से रीअब्सॉर्ब हो जाता है यहाँ तक समझ आ गई अच्छा एक सवाल पैदा होता है मैं आपसे ना ये ऐसे फिक्स कैसे कह रहा हूँ कि मैं आपको कह रहा हूँ कि भाईजान जो हमारे पास आप कह लो लाइक सोडियम है वो 67% ही होगा और जो वाटर है वो 67% ही होगा अगर पानी ज्यादा आ गया तो क्या तब भी 67% होगा और अगर सोडियम ज्यादा आ गया तो होगा तब भी सोडियम 67% होगा और इसी तरह अगर कैल्शियम ज़्यादा आ गया या पोटेशियम ज़्यादा आ गया तो क्या 67% ही करेगी? और अगर 67% ही करेगी तो क्या मैकेनिज़्म है कि वो इतना ही करेगी? ज़्यादा आने पे ज़्यादा क्यों नहीं और कम आने पे कम क्यों नहीं? तो मतलब ऐसा क्यों नहीं होता? अच्छा इसका अव्वल पहले सवाल का जवाब है कि जी हाँ,
जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 67% करेगी या 2/3 करेगी तो इतना ही करेगी। अगर ज़्यादा फ़िल्ट्रेट आएगा तो 67% तब भी 67% करेगी, कम फ़िल्ट्रेट आएगा तब भी 67% ही रीअब्ज़ॉर्प्शन होगी। अब उसका मैकेनिज़्म क्या है? पहले तो थोड़ा-सा हम बल्कि इधर से डिस्कस करते हैं।